नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन प्रतिरोधक। कार्बन प्रतिरोधक क्या कहलाते हैं? जैसे आपने धातुओं के बारे में पढ़ा कि धातुओं के लिए एक सूत्र होता है R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, माने R अनुक्रमानुपाती है। माने धातुओं का प्रतिरोध लंबाई के बढ़ने पर बढ़ता है। तो जैसे हमें कुछ मेगा ओम का प्रतिरोध चाहिए, मेगा का मतलब है 10⁶, तो 10⁶ ओम का प्रतिरोध की यदि हमें आवश्यकता है तो उसके लिए जो चालक तार की लंबाई बहुत अधिक होगी और उस लंबाई को एक छोटी जगह में व्यवस्थित करना बहुत ही कठिन है। तो इसीलिए प्रतिरोधों के रूप में प्रयोग करने के लिए हम कार्बन प्रतिरोधक प्रयोग करते हैं। और दूसरा कार्बन प्रतिरोधक प्रयोग करने का दूसरा कारण ये है, दो कारण हैं। कार्बन प्रतिरोधकों की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम होता है और ये होता है 3.5 गुणा 10⁵ ओम मीटर। इसीलिए बहुत कम होने के कारण जो इसके प्रतिरोध हैं, कार्बन प्रतिरोधक के जो प्रतिरोध हैं, इससे जो प्रतिरोध होते हैं बहुत कम और बहुत ऊंचे, माने 10⁹ ओम तक के प्रतिरोध प्रयुक्त कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। पहला कारण ये है कि इसकी प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम होता है और यह होता है 3.5 गुणा 10⁵ ओम मीटर। ये बहुत कम है, इसीलिए छोटे कम या अधिक प्रतिरोध बनाने के लिए हम इसे प्रयोग करते हैं, बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा है ये छोटे होते हैं, जैसे अभी बताया कि मेगा ओम का बनाना है तो कई किलोमीटर लंबा तार लगेगा। तो यहाँ तो मेगा ओम का एक सेंटीमीटर के अंदर में बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर के लंबे में। तो बहुत छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं, 2-3-4 रुपए का बाजार में मिल जाता है, सुदृढ़ होते हैं, गिर जाए किसी पत्थर में कितनी भी ऊंचाई से गिर जाए टूटते नहीं। यदि आप उसको हथौड़े से मारोगे तब जरूर टूट जाएगा, बाकी कितनी भी ऊंचाई से आप उसको फेंक दो ये टूटते नहीं, सुदृढ़ होते हैं, टिकाऊ होते हैं। इसीलिए कार्बन प्रतिरोधक प्रतिरोध बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके लिए आपको एक टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, एक सूक्ति टाइप की याद रखनी है। यह है B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ wearing with gold silver necklace। फिर दोबारा समझिए, B.B. रॉय, रॉय में तीनों कैपिटल है, R भी कैपिटल है, O भी कैपिटल है, Y भी कैपिटल है, बाकी सब में ग्रेड में G कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल, इसमें B कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, इसमें B कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, इसमें G कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, इसमें W कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। और ये इस तरह से हैं ये। तो इसमें जो कंजंक्शन है, जो जोड़ते हैं वाक्य को, वो हैं ऑफ, है, वियरिंग विद। तो ये कुछ नहीं बताएंगे, ना ऑफ कुछ बताएगा, ना हैज कुछ बताएगा, ना वियरिंग विद कुछ बताएगा। इसमें जो गोल्ड सिल्वर नेकलेस, नेकलेस का मतलब होता है गर्दन के लिए जो प्रयोग करते हैं, नेकलेस कहलाता है, हीरे की बनी होती है नेकलेस कहलाता है। परंतु यहाँ पर नेकलेस का मतलब होता है गर्दन लहर,
जैसे जो कार्बन प्रतिरोधक है इसमें कई रंगों की गर्दनें बनी होती है, तो नेकलेस का तात्पर्य यहाँ पर गर्दन रहे थे। एक बार ध्यान से दोबारा समझिए। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वीरिंग विद एक कंजंक्शन है गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड कलर सिल्वर कलर, कलर कोडिंग कहलाती है इसको। तो बी का मतलब है, पहले बी का मतलब है ब्लैक, दूसरे बी का मतलब है ब्राउन, आर का मतलब है रेड, ओ का मतलब है ऑरेंज, वाई का मतलब है येलो, इस ग्रेट के जो जी का मतलब है ग्रीन, इस ब्रिटेन के बी का तात्पर्य है ब्लू, वेरी के बी का तात्पर्य है वायलेट, गुड के जी का तात्पर्य है ग्रे, वाइट के डब्ल्यू का तात्पर्य है वाइट, और ये कलर है। अब जैसे आपको समझना है तो आप इसको पोरों में समझ सकते हो। बी आर ओ वाई, रॉय को आप आर ओ वाई पढ़ोगे, बी रॉय, ऑफ छोड़ देना है, ग्रेट ब्रिटेन है छोड़ देना है, वेरी गुड वाइफ। तो वाई जो डब्ल्यू आता है ये 10वीं पोर पर आता है, तो 10वीं पोर पर आता है तो हम चूंकि यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, तो जो वाइफ का जो डब्ल्यू है जो व्हाइट कलर को इंडिकेट करता है ये 10वीं पोर पर आता है, और हमने 0 से स्टार्ट किया है। देखो ब्लैक 0 को प्रदर्शित करता है, तो हमने 0 से स्टार्ट किया है, तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो व्हाइट है ये 9 को प्रदर्शित करेगा। ऐसे ही ब्लैक है 0, ब्राउन 1, बी आर रेड, ऑरेंज येलो ऑफ नहीं, ग्रेट ब्रिटेन हैज नहीं, वेरी गुड वाइफ, ये 10वीं पोर तक आ जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको, यदि हम इस तरह से टर्मिनोलॉजी को इसको हम 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपके लिए समझ में आ जाएगा। अब इसमें हम जो कलर कोडिंग है, इसमें जो गर्दनें बनी हुई हैं अलग अलग रंग की, इन गर्दनों से हम कैसे गणना करेंगे कि इसका जो कार्बन प्रतिरोधक है इसका कुल प्रतिरोध कितना है। जो इसमें गोल्ड सिल्वर नेकलेस है ये सहनशीलता को प्रदर्शित करता है, माने प्रतिरोध का फ्लक्चुएशन जिसे हम कहते हैं सहनशीलता, उसको प्रदर्शित करता है। गोल्ड जो होता है वो ±5%, सिल्वर ±10%, नेकलेस ±20% को प्रदर्शित करता है। अब इसके लिए जैसे मैं एक उदाहरण समझाता हूं, आप इसको समझोगे। जैसे ये एक कार्बन प्रतिरोधक है, इस कार्बन प्रतिरोधक में अलग अलग रंगों की गर्दनें बनी हुई हैं, कलर कोडिंग बनी हुई है। जैसे पहली कलर है ये दहाई को प्रदर्शित करती है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार होता है, तो पहली कलर दहाई को डेसिमल को, दूसरी कलर इकाई को वंश को, तीसरी कलर 10⁻⁴ को, संख्या वही रहेगी 0 1 2 3, और कुछ नहीं आपको समझना है, किताब में कैसा भी लिखा हो जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसे समझना है। 10 की घात को, जैसे मान लो कोई रेड कलर आ जाता है इसमें तीसरे नंबर पर, तो रेड कलर ये 10 की घात 2 हो जाएगा। यदि ये तीसरे नंबर पर ब्लू आ जाता है तो ये 10 की घात 6 हो जाएगा। तीसरे नंबर पर यदि वायलेट आ जाता है तो ये 10 की घात 7 हो जाएगा। ग्रे आ जाता है तीसरे नंबर पर तो 10 की घात 8 हो जाएगा। व्हाइट आ जाता है तो 10 की घात 9 हो जाएगा। तो जो तीसरी जो गर्दन है वो 10 की घात को प्रदर्शित करती है। जो चौथी गर्दन है वो सहनशीलता को प्रदर्शित करती है, इसकी सहनशीलता कितनी होती है। तो अब प्रश्न ये आता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। कभी कभी बच्चों के ये समझ में नहीं आता कि हम दहाई इकाई यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें। तो बच्चों इसको समझने के लिए एक बहुत तरीका सिंपल है जिसमें गर्दन ना हो। जैसे ये उदाहरण है, इसमें देखो गर्दन नहीं है तो यहाँ गैप ज़्यादा है, यहाँ गैप कम है।
तो अपने आप समझ जाओगे आप, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। और यदि दो गर्दन हैं गोल्ड कलर की और सिल्वर कलर की, सपोज करो यहाँ एक कोई गर्दन है, या तो गोल्ड की होगी या सिल्वर की होगी, तो गोल्ड और सिल्वर आप आसानी से पहचान सकते हो। गोल्ड कलर और सिल्वर कलर को, सिल्वर वाइट होता है लगभग, सिल्वर थोड़ा सा वाइट इस टाइप का होता है, तो सिल्वर और तो आप तुरंत समझ जाओगे कि हमें उसके अपोजिट से समझना है। जैसे अब मैंने आपको ये दो उदाहरण बताए हैं, इन दो उदाहरणों को समझोगे। पहली गर्दन है ग्रीन की, दूसरी गर्दन है रेड की, तीसरी गर्दन है ऑरेंज की। अब इसमें ये नहीं है, चौथी गर्दन है ही नहीं, तो तुम समझ जाओ। देखो बी बी आर ओ वाई, बी बी रॉय, ऑफ हटा देना है, ग्रेट, ग्रेट माने ग्रीन। ये कौन सा है? ये छठवीं पोर पर आता है, और 0 से स्टार्ट है तो ये 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। अब दूसरी है रेड, तो बी बी आर तीसरी पोर पर आता है तो 2 हो जाएगा, 52 गुणा, देखो ये दहाई हो गया, ये इकाई हो गया, 5 डेसिमल, 2 जो होगा वंस, ये टेंस हो गया, ये वंस हो गया, ये 10 हो गया, दहाई में हो गया, ये इकाई में हो गया, 52 गुणा। अब तीसरा कलर है ऑरेंज, ये 10 की घात को प्रदर्शित करेगा, तो 10 लिख दो और घात अपने आप लिख देना। ऑरेंज बी बी आर ओ ओ, चौथी पोर पर आता है ऑरेंज, तो चौथी पोर 0 1 2 3, चौथी पोर पर तुरंत ही घटा दे, तो 10 की घात 3 हो जाएगा, 10 की घात 3 प्लस माइनस, चौथी गर्दन है ही नहीं तो 20%, और यहाँ पर ओ में लिख दे। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं इसको। अब यदि यहाँ पर ये माना कि एक चौथी गर्दन है और ये गोल्ड कलर की है, तो गोल्ड में आप जानते हो कितना होता है, प्लस माइनस 5%, तो 20 ना करके यदि हमारा गोल्ड हो जाएगा तो प्लस माइनस 5% आ जाएगा। दूसरा उदाहरण उल्टा समझना है आपको, जैसे 68 गुणा 10 की घात 7 प्लस माइनस 10% है, तो 6, इसमें ये दहाई है, ये इकाई है, इकाई दहाई, तो 6 दहाई है, तो 6 दहाई का मतलब जो 7वीं पोर पर आएगा, जो 7वीं पोर पर आएगा, तो देखो बी बी आर ओ वाई, बी बी रॉय, ऑफ छोड़ देना है, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन माने ब्लू कलर, तो जो ये पहला कलर होगा ये होगा ब्लू। अब 68 है, 8 बी बी आर ओ वाई, ऑफ छोड़ देना है, ग्रेट ब्रिटेन है छोड़ देना है, वेरी गुड, गुड माने ग्रे, तो जो दूसरा आएगा ये ग्रे कलर का आएगा, तो ग्रे। अच्छा, अब तीसरी गर्दन 10 की घात 7 है, तो 7 से तात्पर्य है, 7 आता है वायलेट पर, तो तीसरा हो जाएगा वायलेट। चौथा है 10% है, तो 10% माने ये हो जाएगा सिल्वर कलर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम, ये वैसे CBSE में आते हैं, हमारे में अभी तक नहीं है, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। नंबर 1, धातुओं के लिए। तो हम जानते हैं, आपको हम पढ़ा चुके हैं, अनुगमन वेग से ओम के नियम की उत्पत्ति से आप जानते हो, प्रतिरोध R बराबर mL/ne² एटा होता है, जहां m द्रव्यमान, L चालक तार की लंबाई, n जो है वो होता है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश, A अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, और टाउ कहलाता है श्रांतिकाल। श्रांतिकाल होता है दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगे समय को श्रांतिकाल कहते हैं,
और तय की गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ लैम्डा कहते हैं। आप ये पढ़ चुके हो प्रतिरोध R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए से विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल। तो समीकरण 1 से R का मान हम रख देंगे इसमें, तो प्रतिरोधकता R बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये है R का मान। इस R का मान हमने यहाँ रख दिया, ए अपॉन एल, ए से ए, एल से एल, ये हो गया एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। देखो एम भी नियत होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एन एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे मैंने बताया था सबसे अधिक सुचालक चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा इस तरह से होती है। तो जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है वो सबसे अधिक सुचालक होते हैं। जैसे चांदी में संभवतः 10⁻⁷ प्रति घन सेंटीमीटर होती है। तो n है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी धातु विशेष के लिए नियत होती है। जैसे तांबे के तार जितने भी हैं उन सब में मुक्त स्मॉल n का मान एक जैसा हो, मोटा पतला जैसा भी है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये नियत होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो अनुक्रमानुपाती 1/τ हो जाए। वर्ग माध्य मूल मान Vrms बराबर होता है लैम्डा अपॉन टाउ। अब इस सूत्र को याद करने का एक तरीका है। आप यदि इसको आपको सीधे समझ में नहीं आया तो जैसे आप जानते हो तरंग की चाल v बराबर एन लैम्डा, एन कहलाती है आवृत्ति, आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल इंटू लैम्डा। यहाँ t है आवर्तकाल और यहाँ टाउ है श्रांतिकाल। ये लैम्डा कहलाती है उसमें तरंग दैर्घ्य, यहाँ पर लैम्डा है माध्य मुक्त पथ। तो आप इसको कोरिलेट करके समझ सकते हो कि जैसे v बराबर होता है एन लैम्डा, एन आवृत्ति है, आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, आवर्तकाल कहलाता है, सब समझ जाओगे, फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा। और लैम्डा है तरंग है, तो इस तरह से ये होता है। तो अब हम कोरिलेट करके कहेंगे तो Vrms बराबर लैम्डा की जगह लैम्डा, यहाँ लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, ये लैम्डा यहाँ पर माध्य मुक्त पथ है। दो क्रमागत टक्करों के बीच में तय की गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो यहाँ माध्य मुक्त पथ है लैम्डा, और t है यहाँ पर आवर्तकाल, और यहाँ पर समय दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगे समय को श्रांतिकाल कहते हैं, टाउ है। तो इससे हम टाउ का मान निकालेंगे, लैम्डा बटे Vrms हो जाएगा। तो टाउ का मान रख देंगे 1/λ/Vrms, लैम्डा लिया है तो रो अनुक्रमानुपाती Vrms। आप पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में। वर्ग माध्य मूल चाल Vrms बराबर होती है अनुक्रमानुपाती √t, जहाँ t परमता है तो रो अनुक्रमानुपाती √t हो जाएगा। t परमता बराबर 273 डिग्री सेल्सियस, अर्थात जैसे स्मॉल t का मान बढ़ाओगे तो कैपिटल T बढ़ेगा, अर्थात कैपिटल T का मान बढ़ाने से रो बढ़ता है। कैपिटल T का मान ताप बढ़ाओगे, डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो कैपिटल T बढ़ेगा, v बढ़ेगा, स्मॉल t बढ़ाओगे तो कैपिटल T भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब होगा कैपिटल T के बढ़ाने से रो बढ़ता है, अर्थात धातुओं का ताप के बढ़ने से प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। इसको हम सूत्र से कह सकते हैं रो टी बराबर रो 0 1 + अल्फा टी। रो टी यहाँ t डिग्री सेंटीग्रेड पर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, रो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता, अल्फा प्रतिरोध तापमान, टी ताप। इसको हम प्रतिरोध के रूप में भी कह सकते हैं। देखो R बराबर रो, R और रो अनुक्रमानुपाती हैं तो RT बराबर R0 1 + अल्फा टी हो जाएगा। तो इससे भी समझ में आता है, यदि अल्फा का तात्पर्य वही है प्रतिरोध ताप गुणांक से, तो इसका मतलब है स्मॉल t बढ़ाओगे तो RT बढ़ेगा। तो धातुओं का ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, और ताप के बढ़ने पर प्रतिरोधकता भी बढ़ती है या विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो ये है धातुओं पर। अभी मैं बताऊंगा मिश्र धातुओं पर और अर्धचालकों पर और विद्युत अवघट्यों पर नेक्स्ट। दूसरा है मिश्र धातुओं पर। तो जो मिश्र धातुएं होती हैं ये धातुओं से मिलकर बनी होती है, अतः इनका भी प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर बढ़ता है, परंतु धातुओं से कम बढ़ता है। इसलिए प्रतिरोध हो गया। अब इसी जगह आप इसको प्रतिरोधकता भी कह सकते हो। प्रतिरोधकता
ताप के बढ़ने पर इनकी प्रतिरोधकता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है, परंतु धातुओं से कम। क्यों? क्योंकि आप सूत्र पढ़ ही चुके हो, R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। तो रो बढ़े, R बढ़ेगा तो रो भी बढ़ेगा। तो प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध भी ताप के बढ़ने पर बढ़ता है। किनका? मिश्र धातुओं का, परंतु धातुओं से कम। या इनकी प्रतिरोधकता भी ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। अभी आपने पढ़ा था धातुओं के लिए कि धातुओं की प्रतिरोधकता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है, परंतु धातुओं से कम बढ़ेगी, क्योंकि मिश्र धातु है। दूसरा होता है अर्धचालकों। अर्धचालकों के बारे में समझाता हूँ। अर्धचालक क्या कहलाते हैं? जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन। अब कार्बन को देखो, याद रहे आपको 6s12 होता है। 6s12 का मतलब परमाणु क्रमांक 6। परमाणु क्रमांक 6 तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब ये है जितने भी अर्धचालक होते हैं इन सब की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे +4 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। +4 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ये +4 माने इसकी अर्धचालक है। सभी अर्धचालकों की बाह्यतम कक्षा में, सभी अर्धचालकों की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पास के परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके सहसंयोजक बल बनाता है। ये इस इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके सहसंयोजक बनाएगा, ये अपने पास वाले से साझेदारी करेगा, ये इससे साझेदारी करेगा, ये अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेगा, ये अपने पास वाले से 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 करेगा। तो इसका मतलब होता है अर्धचालकों में ताप के बढ़ने पर अर्धचालकों के जो बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं। जब हम इनका ताप बढ़ाते हैं तो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण इनके सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, और जब सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है, वो चालकता कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्धचालकों का ताप के बढ़ने पर चालकता बढ़ती है। तो आपको ये याद ही रखना, ये इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में याद रखेंगे। तो बस सिर्फ आपको इतना समझना है, ये तो आपको याद रखनी है। चलो 2 बार बजाय कोई बात नहीं। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन, ताप के बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इसका मतलब है चालकता बढ़ती है। और चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध घटता है। या ऐसे भी कह सकते हैं, ताप के बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटती है। किसकी? अर्धचालकों की। ये 1 नंबर में आता है लिखने के लिए। तो याद रखिए, अर्धचालकों के ताप के बढ़ने पर चालकता बढ़ती है, प्रतिरोध घटता है। प्रतिरोध का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी घटती है। अब आता है विद्युत अपघट्यों का। विद्युत अपघट्यों का एक उदाहरण बताता हूँ आपको। एक हमने लेक्लांची सेल लिया, उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का लिक्विड समान मात्रा में दो सेल लिए, दोनों में डाल दिया। एक को हमने धूप में रख दिया, एक को हमने फ्रिज के अंदर रख दिया 2 घंटे बाद। और जब हमने 2 घंटे बाद दोनों को लाए और देखा, तो जो फ्रिज के अंदर था, जो विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड लिक्विड में, उसका वो गाढ़ा हो गया। गाढ़ा हो गया माने उसकी श्यानता बढ़ गई। जो धूप में था का मतलब इसका ताप बढ़ा, तो उसकी श्यानता घट गई, क्योंकि वो थोड़ा डाइल्यूट हो गया, तो उसकी श्यानता घट गई। श्यानता क्या कहलाती है? द्रवों के आपेक्षिक गुण को, जो ऊपर मैंने अभी पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में कि ऊपर द्रव परतों के रूप में बना होता है। ऊपर वाली परत नीचे वाली परत को आगे ढकेलती है, और उसी बल से नीचे वाली परत ऊपर वाली परत को पीछे की ओर ढकेलती है। दोनों समान बल से करती है। तो इस गुण को हम श्यानता कहते हैं। तो यदि तनु होगा, डाइल्यूट होगा, तो आपेक्षिक बल कम होगा, श्यानता कम होगी। जो सांद्र होगा, गाढ़ा होगा, उसमें बल ज़्यादा लगेगा, श्यानता अधिक होगी। तो अभी आपने समझा क्या कि ताप के बढ़ने पर तनु होता है, डाइल्यूट होता है, अर्थात श्यानता घटती है। कम बल लगेगा, श्यानता घटेगी। और जब श्यानता घटेगी तो जो विद्युत अपघट्य है, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन को चलने में सुगमता हो जाएगी। सुगमता होगी माने चालकता बढ़ती है। तो ताप के बढ़ने पर
ताप के बढ़ने पर चालकता बढ़ती है, चालकता प्रतिरोध का उल्टा होता है, तो प्रतिरोध घटता है। तो चालकता बढ़ती है, प्रतिरोध घटता है, अर्थात प्रतिरोधकता भी घटती है। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अनुक्रमानुपाती होते हैं, देखो जैसे आपने पढ़ा है। अब इसके मैं कुछ दो न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक जो इस साल बोर्ड में आया है, अभी कराता हूँ थोड़ा मैं, तो इसके बाद एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। तो जो ये दो प्रश्न हैं, ये तो है इस साल जो बोर्ड परीक्षा में आया था, ये है 2020 का क्वेश्चन नंबर 20 का, अथवा है ये 3 नंबर का प्रश्न आया था, इस वर्ष आया था। ये मैंने एक लड़की को भेजा था, सोनिया को, तो उसने जो है गलत तरीके से लगाया। हो सकता है कहीं से वो पढ़ती हो तो वो गलत तरीके से पढ़ती है। ऐसे सवाल जैसे मैं समझाता हूँ, आपको सवाल उस तरह से लगाना है और अन्यथा तरीके से नहीं, भले ही उत्तर आ जाए, क्योंकि फिर नंबर कोई देता है कोई नहीं देता है। एक सूत्र अभी मैंने पढ़ाया था आपको, आर टी बराबर R0 1 प्लस एल्फा टी, ये पढ़ाया। तो जैसे 27.5 के लिए हो जाएगा R0 1 प्लस एल्फा इंटू 27.5। 27.5 का प्रतिरोध है 2.1, तो 2.1 बराबर हो जाएगा R0 1 प्लस 27.5 एल्फा, समीकरण नंबर 1। और 100 डिग्री वाला है तो ये हो जाएगा R100 बराबर R0 1 प्लस एल्फा इंटू 100। R100 का मान है 2.7, तो 2.7 बराबर R0 1 प्लस 100 एल्फा, समीकरण नंबर 2। अब जैसे इसमें, तो इसमें आप किसी का भी भाग दे दो, चाहे 1 में 2 का भाग दे दो या 2 में 1 का भाग दे दो, तो इन दोनों का भाग दे दोगे तो एल्फा आ जाएगा। इस तरीके से लगाना है, ना कि इस लड़की ने लगाया था R2 बराबर R1 1 प्लस एल्फा टी, ऐसा लगाया था लड़की ने, एल्फा T2 क्या ऐसा कुछ लिखा था, तो ये गलत तरीका है। तो इस तरीके से आपको नहीं लगाना है, आपको सिर्फ ऐसे लगाना है जैसे मैंने मेथड बताया। सूत्र होता है RT बराबर R0 1 प्लस एल्फा टी, तो 27.5 डिग्री सेल्सियस पर 2.1 है, तो R27.5 इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस एल्फा इंटू 27.5, और 27.5 का जो रेजिस्टेंस है वो 2.1 ओम है, 2.1 इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस 27.5 एल्फा, समीकरण नंबर 1। और R100 बराबर R0 1 प्लस एल्फा 100, R100 का मान है 2.7, 2.7 बराबर ये होगा। तो इसमें चाहे 1 में 2 का भाग दे दो या 2 में 1 का भाग दे दो, गुणा भाग करके अल्फा का मान आ जाएगा। अब जो इस साल सवाल आया है वो ये है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के तार का प्रतिरोध हिमांक पर, हिमांक का मतलब होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 5 ओम, तथा भाप बिंदु पर, भाप बिंदु का मतलब होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 5.23 ओम है। जब तापमापी को तप्त ऊष्मक में प्रविष्ट कराया जाता है, तापमापी को किसी ऊष्मक में प्रविष्ट कराते हैं, ऊष्मक का मतलब है अज्ञात ताप, अज्ञात ताप में प्रविष्ट कराते हैं, तो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का प्रतिरोध 5.795 हो जाता है। तो ऊष्मक का ताप ज्ञात करो, ऊष्मक का मतलब अज्ञात ताप ज्ञात करो। तो जैसे हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस 5 ओम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5.23, अज्ञात ताप T पर 5.795, कहीं लिखा था ये 5.795। तो सबसे पहले आप R100 बराबर R0 1 प्लस एल्फा 100 से, ये भी मालूम है ये भी मालूम है आपको, से एल्फा का मान ज्ञात करोगे, पक्ष गुणा भाग करके एल्फा का मान ज्ञात करोगे। और ज्ञात करने का तरीका सबसे अच्छा होता है कि R0 का पक्षांतर करो तो बटे में आ जाएगा, तो सुविधाजनक तरीके से हल हो जाता है, नहीं तो वैसे में गुणा भाग में दिक्कत आती है। फिर RT बराबर R0 1 प्लस एल्फा टी, R0 का मान ये दिया है कितना 5 ओम, 1 प्लस एल्फा का मान अभी आप यहाँ से रख दोगे इधर, और T इसको हल करोगे, और RT का मान जो दिया है वो 5.795 है, 5.795। इस तरीके से आप इस T के मान की गणना कर लोगे, T ज्ञात कर लोगे। इसमें जो T आता है तो मैं ध्यान दिया
इसका जो टी आता है कितना है, इस तरह से आप इसमें टी निकालो इस तरीके से। तो ये है न्यूमेरिकल, ये दोनों न्यूमेरिकल और इस टाइप के न्यूमेरिकल आप किताब से लगाओ।